हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक सेंटर में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आगाज़ करने वाले हैं और जो कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 था, उसका पार्ट 4। और इससे पहले कि अगर आप लोगों ने नहीं देखे फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को, तो आप लोग जाके देखिए। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि आप चैनल तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मतलब अभावी मांग क्या होती है, उसके कारण क्या थे, ठीक है। तो और आज की वीडियो में हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि एग्जाम में चांसेस है कि यहाँ से आपका 2 से मतलब 3 से 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आपका पूछा सकता है। तो फाइनली हमें यहाँ पर टॉपिक क्या समझना, ध्यान से कह रहे हैं कि अधिक्य मांग के परिणाम, और यहाँ पर दूसरा टॉपिक है न्यून मांग के परिणाम या फिर आप अभावी मांग के परिणाम। तो अब सबसे पहले आपको समझना परिणाम वर्ड का मतलब क्या होता है। क्या कह रहा हूँ कि आप लोगों को समझना परिणाम वर्ड का मतलब क्या होता है। तो जस्ट अगर मैं आप लोगों को बता दूँ कि जैसे कि अगर आप लोग अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सिंपल बात है, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, क्या है, आपने टाइम टू टाइम आप पढ़ रहे हो, मतलब आप दिन में मतलब 8-10 घंटे पढ़ रहे हो, या फिर आप कह सकते हो कि आप एक पूरे स्ट्रैटेजी के साथ पूरा टाइम टेबल को, शेड्यूल को फॉलो करके आप पढ़ रहे हो, तो आप लोग मेरे को बताइए कि आप लोगों का रिजल्ट कैसा रहेगा। तो आप भी कहोगे सर रिजल्ट हमारा अच्छा रहेगा, हमारी परसेंटेज अच्छी आएंगी, हमारे को रेगुलर मतलब जो कॉलेज होंगे कॉलेज में एडमिशन ईजिली मिल सकता है। तो ये क्या आपके रिजल्ट कहलाएगा, परिणाम कहलाएगा। तो बट अब अगर आप मानते हैं इसके जस्ट दूसरे पोर्शन को हम चेक करते हैं, तो अगर मानते हैं कोई स्टूडेंट है वो किसी कारणवश क्या होता है कि मतलब प्रिपरेशन कर रहा है लेकिन उतने हार्डली नहीं कर पा रहा, या फिर आप नॉर्मली कह सकते हो, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो सिंपल बात है, रिजल्ट क्या, उसके परसेंटेज कम आएगी, और परसेंटेज कम आने से मतलब क्या है कि उसका जो वहाँ पर होगा कि कहीं ना कहीं कि उसका क्या होगा, मतलब वहाँ पर परसेंटेज वगैरह हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा होगा। तो अब यहाँ पर हमें समझना है कि जब हमारी इकॉनमी के अंदर, क्या कह रहा हूँ कि जब हमारी इकॉनमी के अंदर मतलब एक्सेस डिमांड आप कह सकते हो, फिर यह अधिक्य मांग और न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस कारण से मतलब उसके क्या परिणाम होते हैं, समझ में आ रहा होगा, उसके क्या परिणाम होंगे। जब एक्सेस डिमांड होगी और आप कह सकते हो कि डेफिसिट डिमांड होगी, तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो आप लोग याद रखना, मैं दोबारा उस पर क्या कह रहा हूँ कि जब भी आप क्या करो इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, तो आप करो क्या कि सबसे पहले कि आपको जो परिणाम होगा, रिजल्ट आपको 3 पॉइंट में ही एक्सप्लेन करना है। कितने पॉइंट में, दोबारा बोलिए, 3 पॉइंट में। पहला क्या, उत्पादन स्तर पर प्रभाव, ठीक है, रोजगार पर प्रभाव, कीमत। तो सेम आपका चाहे एक्सेस डिमांड हो मतलब अधिक्य मांग हो, चाहे डेफिसिट डिमांड हो, अभावी मांग, मतलब दोनों केसों में 3 पॉइंटों को ही बताना पड़ेगा। इसके अलावा और फालतू के हमें वहाँ पर कोई भी आंसर वगैरह नहीं लिखनी है। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अब डिटेल में कि अधिक्य मांग क्या होता है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, अगर नहीं देखा तो आप जाके देखियो अधिक्य मांग क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बता रखा अधिक्य मांग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर समग्र मांग, क्या करो कि जहाँ पर जो समग्र मांग होता है वो पूर्ण रोजगार वाली समग्र पूर्ति से क्या होती है, वो अधिक होती है। जैसे AS हो गया और यहाँ पर हमारा मानते हैं AD, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, समग्र मांग ऐसा कुछ आपका AD, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिनेरियो क्रिएट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, इसको मुद्रास्फीति, जिसको कहते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे को क्या कहता है कि इसका परिणाम कि ये हमारे इस पॉइंट पे क्या होता है कि हमारा जो मतलब इकोनॉमी होती है वो क्या होती है, संतुलन में होती है। और संतुलन में होने के कारण क्या होता है कि जब भी क्या होता है संतुलन होगी, तो उस पॉइंट पे क्या होता है, पूर्ण रोजगार। और पूर्ण रोजगार के केस को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। उसका सिंपल सा मीनिंग क्या कहता है कि मतलब वहाँ पर क्या, जब भी पूर्ण रोजगार इकोनॉमी में होती है, तो वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज होंगे, जितने भी व्यक्ति होंगे, सभी क्या होंगे, काम धंधा वगैरह कर रहे होंगे। मतलब वहाँ पर कोई भी चीज़ आपकी मतलब अननेसेसरी नहीं होगी, कोई भी चीज़ वहाँ पर आप कैसे तो खाली नहीं होगी। लेकिन अब कह रहे हैं कि अब सोचो अधिक्य मांग का केस, मतलब यहाँ पर हमारी इकोनॉमी है लेकिन केस यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो अब बताइए उत्पादन स्तर पर तो क्या हम इस चीज़ को पा सकते हैं, इस वाली जो सिचुएशन यहाँ पर जो जनरेट हुई है, मतलब जो मुद्रास्फीति आई है, तो इसको हम क्या कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि डिमांड यहाँ तक पहुँच गई, हमारी डिमांड यहाँ तक होनी थी चल जाती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिमांड मतलब जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई भी होती, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन केस हुआ क्या कि हमारी यहाँ पर पहुँच गई। अब हुआ क्या, इससे क्या होता है कि हम इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि मतलब प्रोडक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मतलब क्या होगा कि अधिक्य मांग के कारण क्या होगा कि जो परिणाम होगा वो उत्पादन स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर मतलब उत्पादन स्तर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जितने भी संपूर्ण रोजगार पहले से था, और उस पॉइंट पे क्या है, हमारे पास ना तो कोई रिसोर्सेज ना तो कोई टेक्नोलॉजी क्या हुई बची हुई है।
ये हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि रोजगार पर प्रभाव। अब देखो रोजगार पर प्रभाव क्या होता है, यहाँ के लोग रोजगार देंगे नहीं, यहाँ पहुंचे से मतलब क्या है कि रोजगार पर भी कोई क्या होगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब क्योंकि सारा कुछ यहाँ पर व्यक्ति थे, इस पॉइंट पे अगर आपको पूर्ण रोजगार संतुलन बिंदु था, इस पॉइंट पे क्या था कि सारे व्यक्ति काम कर रहे थे, सारे व्यक्ति काम धंधा वगैरह करते, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। बट यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट होता है क्या, कीमत ढांचे पर। अब देखो कहने की सिचुएशन को कंट्रोल करना है, क्या करना है, कहने की सिचुएशन को कंट्रोल करना, लोगों की डिमांड यहाँ पहुंची जबकि हमारे पास रिसोर्सेज वगैरह सब यही तक है। अब जब डिमांड ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो ऑटोमेटिक क्या होगी कि जो प्राइस होगा वहाँ पर, जो गुड्स एंड सर्विस का प्राइस क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो बेसिक आपको क्या करना है कि जब भी आप पढ़िएगा अधिक्य मांग का, तो आपको ये 3 पॉइंट इसमें बता रहा है। पहला क्या है कि उत्पादन स्तर, दोबारा रिपीट करवा दूँ मैं आप लोगों के लिए जस्ट एक शॉर्ट रिविजन, कि आपका उत्पादन स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर अब आपकी अर्थव्यवस्था पहले पूर्ण रोजगार संतुलन में, हमारे पास ना तो कोई रिसोर्सेज है और ना कोई टेक्नोलॉजी जिससे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा हमारा कह रहा है रोजगार पर, रोजगार पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रीजन बिहाइंड क्या है, तो रीजन ये कि हमारी इकोनॉमी पहले क्या पूर्ण रोजगार में, तो वहाँ पर ना तो कोई बेरोजगारी वगैरह है ही नहीं, तो वहाँ पर भी कोई केस नहीं आएगा। लेकिन अब यहाँ पर आता प्राइस क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी। क्या होगी, प्राइस इंक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि सिंपल ही बात है कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो रही है। अब जो बेचने वाले व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे, अपनी प्राइस को बढ़ा देंगे। ये हो गया। दूसरा टॉपिक आता है हमारा कि अभावी मांग के परिणाम क्या होंगे। मतलब अभी जैसे मैंने अधिक्य मांग का बताया था, हमें किसका पढ़ना है, हमें किसका पढ़ना होगा, अभावी मांग। तो अभावी मांग का मतलब मैंने बता रखा है क्या है कि वहाँ पर आपको कि एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर क्या होती है कि हमारी इकोनॉमी जो होती है वो मतलब क्या होती है, पूर्ण रोजगार वाली समग्र पूर्ति से क्या होती है, मतलब कम होती है। अधिक्य मांग में क्या होता था, अधिक होती है, लेकिन इसमें क्या होगी, कम होगी। जैसे कि हमारा क्या होगा, डायग्राम AS का हो गया, ठीक है, और ये हमारा मानते हैं यहाँ पर क्या ED का। तो इस पॉइंट पर हमारा क्या पूर्ण रोजगार है, क्या है, पूर्ण रोजगार है, ठीक। और यहाँ पर देखो पॉइंट, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभावी मांग आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर केस क्या होगा, ये AD1 हो गया, ठीक है। तो अब ये वाला केस क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पर अस्फीति कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं इसको हम, अस्फीति का अंतराल, क्या कहते हैं इसको हम, अस्फीति का अंतराल कहेंगे। अब देखो ये मतलब कहने का क्या है कि इकोनॉमी हमारी यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर रिसोर्स वगैरह अवेलेबल, लेकिन हमारी इकोनॉमी इस पॉइंट पर ही रुकी पड़ी हुई है। तो इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ, इसका बस सीधा सा मीनिंग ये हुआ कि इसका सीधा सा मीनिंग क्या है, ये हुआ कि इस पॉइंट को मतलब हम यहाँ पर है ऐसा। तो अब देखो इसमें अगर 3 पॉइंट बताना है, उत्पादन स्तर पर प्रभाव, तो हमारी इकोनॉमी यहाँ पर संतुलन में, ये पूर्ण रोजगार का पॉइंट होगा, लेकिन यहाँ आ गई है। तो अब सोचो यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन वगैरह करके हमने रखा होगा, तो क्या प्रोडक्शन को और बढ़ाना चाहेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा पड़ा, सामान ज़्यादा, लेकिन लोग खरीद नहीं रहे। तो ऑटोमेटिक क्या पहला प्रभाव पड़ेगा उत्पादन स्तर पर, कि जो आपका प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन किसका होगा, आप कह सकते हो गुड्स, और यहाँ पर क्या सर्विस, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब उत्पादन का स्तर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा रोजगार पर प्रभाव। अब देखो रोजगार क्या है, यहाँ पर हमारा पूर्ण रोजगार था, लेकिन जैसे ही अलग केस आएगा तो कहने कि यहाँ पर क्या है, लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी मतलब आप कह सकते हो अनैच्छिक बेरोजगारी है, जिसमें व्यक्ति काम करना चाहता है, काम करने के इच्छुक भी, लेकिन क्या होता है उसको रोजगार वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगी, मतलब आप कह सकते हो कि रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि अनैच्छिक बेरोजगारी की स्थिति आ जाएगी। और दूसरा कह रहे हैं कीमत ढांचे पर प्रभाव, क्या कह रहे हैं, कीमत ढांचे पर प्रभाव। अब देखो प्राइस क्या होगा, यहाँ पर सिंपल जो लोग यहाँ पर सामान बना के जिन्होंने रखा होगा, जो प्रोडक्शन करके रखा होगा, तो उनको यहीं तक आना है, ठीक है। तो प्राइस को क्या करेंगे, अपनी सेलिंग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका भी माल पड़ा रहेगा, उनके पास इनकम नहीं आएगी, तो अपनी सेलिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए कह सकते हो, तो वो क्या करेंगे, प्राइस को डाउन कर देंगे। प्राइस को कहते हैं तो डाउन, मतलब यहाँ पर आपको समझना ध्यान से कि अधिक्य मांग में क्या होता है कि ना उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रोजगार पर कोई प्रभाव, लेकिन वहाँ पर प्राइस क्या हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा। और दूसरा क्या है कि आपका डेफिसिट डिमांड के केस में कि जो मतलब आपका सब उत्पादन का जो स्तर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रोजगार में मतलब अनैच्छिक बेरोजगारी आ जाएगी, और फिर यहाँ पर क्या होगा, कीमत स्तर में भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ये हमारा टॉपिक था इसका। अच्छा, तो चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम बेसिकली क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, मतलब पार्ट 5 में पढ़ने वाले हैं, उसका मैं जस्ट एक शॉर्ट रिव्यू देना चाहता हूँ, शॉर्ट इंट्रोडक्शन कह सकते हो कि क्या टॉपिक हुआ। तो अब जैसे कि हमने देखा कि अधिक्य मांग क्या होता है, उसके परिणाम क्या होता है, उसके कारण वगैरह, डेफिनेशन, डायग्राम, लगभग ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक हमने देख लिए। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से क्रिएट होता है वो होता है क्या है कि अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड होती है, मतलब अधिक मांग और न्यून मांग होती है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है।
तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जब भी ऐसे कोई सिचुएशन है, ऐसा सिनेरियो हमारी इकोनॉमी में क्रिएट होता है, इस सिनेरियो को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि हमारे पूरे मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर दो बहुत बड़े मेजर सेक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मतलब दो पॉलिसी अपनाई जाती है संविधान से। वो दो पॉलिसी कौन कौन सी होती है? एक आपकी राजकोषीय नीति जिसको हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। क्या कहते हैं? फिजिकल पॉलिसी। और ये जो फिजिकल पॉलिसी होता है इसको अडॉप्ट कौन करता है? गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कौन सी गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जब भी ऐसा कोई हमारे यहाँ पर सिनेरियो, और वो फिर क्या करते हैं अपने मल्टीपल क्या होते हैं मल्टीपल मेथड होते हैं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और उन मतलब क्या करेंगे वो उसके द्वारा क्या करते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या करें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको मतलब बताऊँ। मैं आपको जस्ट यहाँ पर बता रहा हूँ कि हम नेक्स्ट की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या। ये हो गया। दूसरे कहते हैं जो दूसरा बड़ा सेक्टर काम करता है हमारे यहाँ पर, दूसरी पॉलिसी कौन सी होती है? मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब आप कह सकते हो कि आप क्या है यहाँ पर मौद्रिक नीति, जो बेसिकली किसके द्वारा अडॉप्ट की आती है? वो आरबीआई के द्वारा, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, आता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, इसी पॉलिसी में ना दो स्टेप्स लिखता है, दो कैटेगरी बनाता है। पहला क्या होता है कि आपका मतलब कैसे मात्रात्मक, और दूसरा क्या होता है? गुणात्मक। पहला कौन सा होता है? मात्रात्मक होता है, दूसरा क्या होता है? गुणात्मक। तो ये होता है क्या हमारा कि हम जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मतलब पार्ट नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।